हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन जिसकी सरगर्मियां बड़ी तेज़ हैं, हर जगह राष्ट्रपति के इलेक्शन का जिक्र है। सब इस कौतूहल में है कि राष्ट्रपति कौन होंगे, हमारे देश के नए महामहिम कौन होंगे, क्योंकि महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर या कहेंगे टर्म जो है वो अभी जुलाई में पूरा होने वाला है। तो उससे पहले हमें एक राष्ट्रपति चुनना है। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है? इसकी प्रोसीजर सबसे अलग होती है। जैसा हम आम इलेक्शन एमएलए, एमपीज के सरपंच और हमारे एमसीज के इलेक्शन होते हैं, उनसे अलग होती है इसकी प्रोसीजर। तो इसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है, लोगों में जिज्ञासा होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो इस आज सारी की सारी मरम्मत जो एक्टिविटीज़ को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुने। हम कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में है, कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में है वो मिस ना हो और उसका आंसर होना चाहिए, वो उसका उत्तर इस वीडियो में मिले। ओके, तो सबसे पहले हम जाने कि इलेक्शन जो जुलाई में होने वाला है, 18 जुलाई 2022 को हमारे नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। तो उसकी प्रोसीजर क्या है? उस प्रोसीजर में सबसे पहले आता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि मतदाताओं का समूह। उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन डालेंगे, तो उसमें वोट डालने के लिए सभी के सभी एमपीज होते हैं। भाई एमपीज किस किस के होते हैं? वो लोकसभा के भी होते हैं और वो राज्यसभा के भी होते हैं, दोनों एमपीज होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एमएलएज होते हैं, सभी एमएलएज होते हैं। जो एमएलएज किसके? सभी स्टेट्स के। और जो यूटीज हैं हमारी, जहाँ पे कौन सी 2 यूटीज हैं जिनके अंदर एमएलएज का चुनाव होता है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनता है, एक तो दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी है। तो उन सभी स्टेट्स के एमएलएज और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ जो चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं। जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं वो वोट नहीं डाल सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं डाल सकते। तो हम यह बात करें, लोकसभा में 543 क्या होते हैं? एमपीज होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। इसके अलावा नॉमिनेटेड होते हैं जिनको वोट डालने का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। राज्यसभा जो होती है, इसमें हमारे कितने होते हैं? 245 होते हैं वैसे हमारे एमपीज, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड कितने होते हैं? 233 हमारे इलेक्टेड होते हैं। इनको वोट डालने का अधिकार है। अब एमएलएज कितने हैं? एमएलए सभी तो स्टेट्स आ गए, सभी स्टेट्स, और 2 यूटीज आ गई। 2 यूटीज कौन सी? यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? पुडुचेरी एंड दिल्ली। इन दोनों के जो एमएलएज हैं, ये सभी के सभी एमएलएज बनते हैं 4033। 4033 एमएलए हैं पूरे इंडिया में। इन 543, 233 और 4033, 4033 सिर्फ यही वोट होते हैं। लेकिन भाई एक बात जाननी जरूरी है, इन सब के जो है ना वोट का वेट अलग अलग होता है। इन सब के वोट का वजन अलग अलग होता है। इनके जो है ना कैपेसिटी कहेंगे हम, इनका हर वोट की वैल्यू जो है ना डिफरेंट होती है। एक तो ये बताएं कि लोकसभा के सभी जो एमपीज होते हैं, उन सभी एमपीज की, राज्यसभा के सभी एमपीज के एक वोट की वैल्यू 700 वोट होता है। एक वोट की वैल्यू 700 वोट होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये एमएलएज हैं, ये 4033 एमएलए हैं, इनकी वैल्यूज सबकी अलग अलग होती है। भाई इन सब की वैल्यूज अलग अलग होती है। टोटल जो हमारे वोट होते हैं वो टोटल ये होते हैं, कितना होता है? 5,43,000। टोटल वोट्स 5,43,000। और ये हमारे 4033 हैं। ये सभी के सभी स्टेट्स के अलग अलग वोट्स की वैल्यू, अब बताएं हम। सबसे हाईएस्ट जो वोट की वैल्यू है वो यूपी के वोटर की वैल्यू है। एक एमएलए जो यूपी से बिलोंग करता है, उसके एक वोट की वैल्यू 208। यूपी का सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला वोट होता है, और सबसे कम वाला होता है सिक्किम का, जिसके एक वोट की वैल्यू 7 होती है। एक वोट की वैल्यू 7 होती है। और यूपी का सबसे एक जो है ना
एक वोटर की वैल्यू, एक एमएलए के वोट की वैल्यू 208 होती है। ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है। और आपको स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, ये जनसंख्या का निर्धारण जो है ये किससे होता है? 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग होता है। 1971 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना के मुताबिक पॉपुलेशन डिसाइड की गई है। उसके बाद की पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया जा रहा। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के में 90 एमएलए हैं और एक एमएलए की वोट की वैल्यू 112 है, क्योंकि 1971 में हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी वो 1 करोड़ 2 लाख समथिंग थी। तो उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक वोट की, एक एमएलए के वोट की वैल्यू 112 होती है। तो ये अलग अलग स्टेट की डिफर करती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वोट वैल्यू वाला स्टेट है वो है यूपी, और सबसे लोवेस्ट वोट वैल्यू वाला स्टेट है वो सिक्किम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस डिफरेंट वैल्यूज़ को अलग अलग स्टेट के वोट्स की वैल्यू को अलग अलग काउंट करके टोटल जो करते हैं तो वो 4033 की वो होता है एमएलए की वोट वैल्यू, वो भी 5,43,000 वोट वैल्यू होती है। इतना ही शेयर एमएलए का होता है, इतना ही शेयर एमपीज का होता है। अब ये अलग बात है कि एमएलए का शेयर जो है तो इतना ही, लेकिन हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू अलग है, ये अलग बात है। लेकिन एमपी चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उन दोनों की ही बराबर की वैल्यू होती है। ओके, तो इस तरह से हमारे टोटल राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट्स होते हैं ये 10,86,000 10,86,000 वोट हैं। अब इसको आप देखें, 5,43,000 और 5,43,000, तो एक राष्ट्रपति को जीतने के लिए 5,43,001 यही होता है। मेजॉरिटी तो यही होती है कि इतने वोट चाहिए, इतने वोट एक राष्ट्रपति को जीतने के लिए चाहिए। देश का महामहिम बनने के लिए उसको 5,43,001 वोट चाहिए। तो ये सारा का सारा ग्राफ, ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो सभी एमपीज को और सभी एमएलएज को बना के बनता है, जिनके वोट वैल्यूज अलग अलग होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे सिक्किम का हो, त्रिपुरा का हो, चाहे केरला का हो, चाहे हरियाणा का हो, जेएंडके का हो, यूपी का हो, राजस्थान का, कहीं का भी कोई एमपी हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, उसके वोट की वैल्यू सबकी बराबर होती है। ठीक है, एमएलएज का डिफर करता है बट एमपीज की सेम होती है। तो ये वेटेज ऑफ वोट्स था, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और ये हमारा क्या था, वेटेज ऑफ वोट्स एंड इलेक्टोरल कॉलेज। होप आपने समझा होगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, हाउ इज ही इलेक्टेड, उसका इलेक्शन कैसे होता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए इलेक्शन होता है, और जब इलेक्शन का जो है ना, चुने हुए राष्ट्रपति का टर्म पूरा होने वाला होता है, उससे 60 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करता है और पूरा प्रोसीजर, नए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसीजर देश के सामने रखता है कि भाई इस दिन ये हमारा चुनाव घोषणा जारी होगी, नोटिफिकेशन सूचना जारी होगी, और सूचना के साथ ही जो है ना ये नॉमिनेशन की डेट होगी। इस दिन हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं, अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। इस दिन इलेक्शन होगा, इस दिन काउंटिंग होगी, और इस दिन देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर जो है ना 60 दिन पहले, विदिन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंट या करंट प्रेसिडेंट की जो टर्म के एक्सपायरी के 60 दिन पहले, विदिन 60 डेज हम ये पूरी प्रक्रिया करनी ज़रूरी होती है। तो ये इलेक्शन का प्रोसीजर होता है। अब बात आती है राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, हम जानते हैं कि हम इस सारी जो हमारे लोकल इलेक्शंस होते हैं जिसमें आम आदमी पार्टिसिपेट करता है, इस प्रकार से राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे इलेक्टेड जो हमारे लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। तो वो कैसी व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, उसको बोलते हैं, हिंदी में कहें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है उसके द्वारा वोटिंग होती है। तो हाउ इज ही इलेक्टेड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, पॉलिटिकल साइंस में आपने वो विषय अलग है, लेकिन हम बताते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है कि हम प्रेफरेंसेस देते हैं और प्रेफरेंस के जितने मान लीजिए कैंडिडेट 1 2 3 4 5 कैंडिडेट होते हैं, 7 होते हैं, जितने भी होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस देते हैं हम कि 1 नंबर पे मैंने इसको चुना है, दूसरे पे इस पे चुना है, तीसरे नंबर पे इसको चुना है, चौथे नंबर पे इसको चुना है। काउंटिंग में भी वैसे ही जाता है कि 1 नंबर वाले सबसे पहले इस काउंटर पे आए, पहली चॉइस वाले, दूसरी चॉइस वाले इधर, तीसरी चॉइस वाले इधर, ये उसका होता है। और दूसरा होता है बाई मीन्स ऑफ का मतलब क्या था कि के माध्यम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकल ट्रांसफरेबल का मतलब संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं। एकल संक्रमणीय मतलब वोट तो एक ही है, लेकिन हम प्रेफरेंसेस देते हैं, उसकी प्रेफरेंसेस देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और 60 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और इलेक्शन प्रोसीजर जो होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और किसके जरिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हम वोट डालते हैं। तो वो इसको हम डिटेल में एक और वीडियो तैयार करेंगे कि चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की होती है, इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार की मत प्रणाली होती है, ये भी हम आपको बताएंगे कभी। तो लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए वोटिंग होती है, और जो वोटिंग होती है वो किसके माध्यम से होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ओके, इसके जरिए हम वोट डालते हैं, ये सारा सिस्टम होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है नॉमिनेशन। अब नॉमिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। अब नॉमिनेशन कौन करे? नॉमिनेशन के लिए पहले क्या होता था, मुझे भी याद आता है कि पहले कोई भी आम आदमी एप्लीकेशन लगा दिया करता था कि मैंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक महामहिम की गरिमा के खिलाफ था। मतलब 10 20 50 लोग नॉमिनेशन अप्लाई के लिए नॉमिनेशन कर दिया करते थे कि अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन डाल दिया करते कि मैं भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं गरिमा के अनुकूल नहीं था। इसीलिए क्या किया गया, इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए वही आदमी वोट जो है ना राष्ट्रपति का इलेक्शन फाइट कर सकता है जिसके नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर 50 प्रपोजल 50 एमपी साइन करेंगे, प्रपोज करेंगे, मतलब उसका अनुमोदन करेंगे। 50 एमपी उसके प्रपोजल के, उसके नॉमिनेशन पे साइन करेंगे। तभी कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कैंडिडेट बनाना चाहता है, उसको अपने नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर 50 एमपीज के, 50 इलेक्टर्स के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। 50 इलेक्टर्स उसको नॉमिनेट करेंगे, तभी जाके वो नॉमिनेशन कंसीडर होगा। तो 50 एमपीज आम आदमी की पहुंच से परे होते हैं, इसीलिए ये कर दिया। अब दूसरा क्या होता है, नॉमिनेशन के लिए 50 एमपीज, 50 इलेक्टर बोलेंगे हम इसको, इलेक्टर्स होंगे। इसके साथ साथ एक अमाउंट रख दी 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ एक सिक्योरिटी अमाउंट रख दी, जो कि फॉरफिट कर ली जाएगी, जो जब्त कर ली जाएगी किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर कैंडिडेट, राष्ट्रपति का कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है या उसको 1/6 या कहेंगे छठा हिस्सा वोट का, टोटल वोट्स का छठा हिस्सा नहीं मिलता है, जो कोरम होता है वो कोरम पूरा नहीं कर पाता है, तो वो इलेक्शन हार जाता है। तो उसकी 15,000 रुपये की सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अब कुछ सामान्य नियम होते हैं। एक नॉमिनेशन कैंडिडेट कौन हो सकता है, वो हम सब जानते हैं कि देश का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, किसी जो है ना आधिकारिक कहेंगे या आधिकारिक के साथ साथ किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमे नहीं होने चाहिए, ये सारे के सारे। उसके अंदर एक एमपी बनने की योग्यता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्टोरल रोल, देश की जो वोटर लिस्ट है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी की, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। देश का नागरिक होना उसकी जो है ना पहली कंडीशन है, देश का नागरिक होना चाहिए और 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट, 15,000 रुपये की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। 50 इलेक्टर्स विल एंडोर्स दैट पर्सन, उस आदमी का अनुमोदन करेंगे। उस आदमी का अनुमोदन 50 आदमी करेंगे, तब जाके वो इलेक्शन लड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। 15,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो उसको जमा करवाना होता है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वह आदमी, जब कोई भी देश का नागरिक इलेक्शन लड़ता है तो उसका रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है,
रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन में सब जानते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो लोकसभा का या राज्यसभा का, क्योंकि रोटेशन में होता है, एक बार लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा का होता है। तो लोकसभा या राज्यसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। वो क्या होता है, उसका रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको हम नॉमिनेशन देते हैं, उसको नॉमिनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसीजर थी किसकी, नॉमिनेशन की, कि नॉमिनेशन कौन लेता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, कौन आदमी अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, ये सारी उसकी प्रोसीजर थी। अब नेक्स्ट जो हमारी बात आती है कि पोलिंग स्टेशन कहाँ होता है। पोलिंग स्टेशन होता है पार्लियामेंट हाउस में, एमपीज का पार्लियामेंट हाउस में होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। पार्लियामेंट हाउस में उसका जो है ना ऑफिस होता है, जहाँ पे पोलिंग स्टेशन होता है। और जो एमएलएज वोट डालते हैं, जो एमएलएज वोट डालते हैं, उनका जो होता है, उनका पोलिंग स्टेशन जो होता है वो उनके कंसर्न स्टेट्स में होता है, कंसर्न स्टेट्स में होता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर स्टेट के वोट जो है ना एमएलएज अपने स्टेट में वोट डालेंगे, और जो एमएलएज की बजाय जो एमपीज हैं वो दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस, जो हमारे संसद भवन है, उस पार्लियामेंट में डालेंगे, वो पार्लियामेंट में डालेंगे। ओके, वहाँ एक पोलिंग स्टेशन एक स्टिपुलेट होता है, वहाँ पे वोट डालेंगे। अब यहाँ ये होता है कि क्या कोई एमपी या एमएलए किसी और जगह पे वोट डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, लेकिन उसको 10 दिन पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मैं अपना वोट फला जगह पे डालना चाहता हूँ, मेरी ये मजबूरियाँ हैं, वहाँ पे वोट डालना चाहता हूँ, 10 दिन पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और, कई बार क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी अनावश्यक तरीके से कस्टडी में होते हैं, या किसी को सज़ा होती है, विचाराधीन होते हैं कुछ, तो कस्टडी में होने वाले जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वोट कैसे डालें? वो भी वोट डाल सकते हैं, वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। पोस्टल बैलेट होता है, जो इलेक्शन प्रोसीजर जानते हैं आप, एक डाक मतपत्र होते हैं, डाक मतपत्र के जरिए भी हम वोट डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बैलेट पेपर की बात आती है कि बैलेट पेपर कैसे होते हैं। तो साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन जो होता है, महामहिम का जो इलेक्शन होता है, वो ईवीएम के जरिए नहीं होता है, वो वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होता है, उसके लिए बैलेट पेपर होते हैं। बैलेट पेपर मतपत्र जो होते हैं, जो पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था इलेक्शन का, वैसा ही सिस्टम होता है, उसमें मतपत्रों के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। तो बैलेट पेपर कैसे होते हैं, इसका भी एक नियम है। वो नियम क्या है कि बैलेट पेपर जो एमपी वोट डाल, 2 तरह के बैलेट पेपर होते हैं, एक का रंग होता है ग्रीन और एक का होता है पिंक। तो जो एमपीज वोट डालते हैं उनका जो बैलेट पेपर होता है वो ग्रीन होता है, उनका क्या होता है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का मतपत्र होता है। और जो एमएलएज वोट डालते हैं उनका जो बैलेट पेपर होता है वो पिंक कलर का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और दिमाग में आती है कि वोट कैसे डाले जाते हैं। वो वोटिंग प्रेफरेंस दी होती है, जैसे हमने पहले बताया कि 1 2 3 4 5 के हिसाब से 5 6 7 जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस देनी होती हैं। और वो प्रेफरेंस कैसे देते हैं, उन प्रेफरेंसेस का ध्यान रखें कि हमेशा न्यूमरल्स में देंगे हम, 1 2 3 4 एंड सो। वो रोमन में भी दे सकते हैं, और वो जो हमारी जो हिंदी भाषा में जो काउंटिंग है उसके हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो इसका एक न्यूमरल्स होने चाहिए, वो वर्ड्स नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। 1 2 ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इससे वोट कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने डाल दिया तो वोट कैंसिल की वजह एक तो ये है कि आपने न्यूमरल्स में नहीं लिखा। कैंसिल ऑफ वोट की बात करेंगे, आप सोचेंगे कि वोट कैंसिल भी होता है कि इनका, तो वोट कैंसिल होता है। एक कारण उसका ये होता है कि ये न्यूमरल्स में न लिख के वर्ड्स में लिख दिया आपने प्रेफरेंसेस। और दूसरा ये होता है कि आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, और प्रेफरेंस में आपने बहुत सारी प्रेफरेंस दी। आपके लिए सारी प्रेफरेंस देनी ज़रूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 मान लें 7 कैंडिडेट खड़े हैं और 7 में से आप 5 ही प्रेफर करना चाहते हो, तो 5 ही प्रेफरेंस देके छोड़ सकते हैं, आपका वोट वैलिड होगा। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस दी, 5 प्रेफरेंस दी, लेकिन पहली प्रेफरेंस ने देके दूसरी तीसरी चौथी 5वीं दे दी, वो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। वोट कैंसिलेशन की 2 ही वजह हैं, एक तो आपने न्यूमरल्स में ना लिखा हो, और दूसरा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने मार्क नहीं की हो, तो वोट कैंसिल हो जाएगा आपका। ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
अब एक और प्रश्न दिमाग में आता है कई बार कि क्या जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं जब भी एमपीज के वोट होते हैं, राज्यसभा के जो वो एमपीज होते हैं उनका इलेक्शन होता है कि क्रॉस वोट करते हैं, पार्टी लाइन से बाहर जाके वोट करते हैं। पार्टी लाइन से किसी एक पार्टी ने अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट न दे के दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया, उसको क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। तो क्या क्रॉस वोटिंग के लिए भी कोई रूल है क्या? किसी एक पार्टी ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उठाया, नॉमिनेट किया और वो इलेक्शन फाइट कर रहा है, तो क्या उस पार्टी का जो इलेक्टर है उसके द्वारा उसको वोट देना अनिवार्य है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अंतरात्मा की वोट पे की आवाज़ पे वोट दिए जाते हैं। अंतरात्मा की मतलब इनर वॉइस के, वॉइस ऑफ द सोल, वॉइस ऑफ द हार्ट के बेसिस पे वोट दिए जाते हैं। कोई व्हिप जारी नहीं हो सकता। पार्टी व्हिप जारी करती है कि आप सभी को जो है ना वोट यहीं डालना पड़ेगा, सबको मौजूद होना होगा, सबको वोट यहीं डालना है। तो इस प्रकार का व्हिप का मतलब कोड़ा होता है, तो पार्टी कोड़ा चलाती है उसके ऊपर कि आपको इसी कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती कोई पार्टी, और न ही एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, न ही एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है इसके ऊपर। एंटी डिफेक्शन आपको पता ही है, आयराम गैराम सुना होगा आपने। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को मतलब वो क्या बोलते हैं कि एक पार्टी के बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालते हैं, एंटी डिफेक्शन होता है, तो उस ये रूल भी लागू नहीं होता है। तो ये कारण थे सारे के सारे। अब ये सारी प्रोसीजर जो थी ये होती है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि काउंटिंग कहाँ होती है। काउंटिंग होती है रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में। जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? हमारे जो लोकसभा या राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी जनरल है, जो कि टॉप लेवल के आईएएस अधिकारी होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वही इलेक्शन की काउंटिंग अपने ऑफिस में करवाते हैं और स्थान जो है उसका प्लेस वेन्यू डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे काउंटिंग होनी है, और वो वहीं पे होती है जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर होता है। तो ये हमारी सारी की सारी एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसीजर थी। ये सारी प्रोसीजर थी और ये सारी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 के तहत प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कमीशन जो है इसका इलेक्शन आर्टिकल 324 के तहत इसका करता है। ये दो आर्टिकल्स याद रखे जाने चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो होता है, धारा आर्टिकल कहेंगे अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, और दूसरी बात क्या है, उसका इलेक्शन आर्टिकल 324 के अंतर्गत होता है। तो ये दो बातें आर्टिकल और ध्यान रखने हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसी प्रकार की कोई और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।